हेलो एवरीवन। हाजिर हैं हम आज अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्पेसिफिक चैप्टर का नाम है क्या? दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द स्पोर्ट्स। यानी स्पोर्ट्स के अंदर छोटे बच्चों की और औरतों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या रुकावटें हैं, उन्हें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो कि उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा या उन्हें स्पोर्ट्स रेडी बनाएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली हमने 5 चीजें करनी है। वो 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहले क्या चीज है? दैट इज एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर के अंदर हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे काम करने वाली सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या किया? इसने ह्यूमन पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर बांट दिए। जैसे सपोज हम कहें कि 12 साल से छोटे बच्चे एक अलग एज ग्रुप में हो जाएंगे, 12 से 18 वाले एक एज ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, 18 से 45 एज वाले जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, जो कि ब्रीडिंग करके नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, वो एक अलग एज ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद में 45 से ऊपर वाले, मतलब जो सेनिसेंस एज के अंदर है, जो बुढ़ापे के अंदर है, उनके लिए क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। ऐसा करने की WHO को क्या जरूरत पड़ी? सिंपल भाषा में बात करें तो WHO ने ये देखा कि एक एडल्ट पर्सन को एक छोटे बच्चे की एक्सरसाइजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम 5-6 साल के एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक एडल्ट की तरह डंबल उठाएगा, पुशअप्स करेगा, प्लैंक्स मारेगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया? स्पोर्ट्स रेडी होने के लिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस को बनाए रखने के लिए अलग अलग एज ग्रुप्स को अलग अलग एक्सरसाइज करनी चाहिए और WHO ने वो रिकमेंड कर दी है। इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली उन चीजों पे बात करेंगे। दूसरा है दैट इज कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इसका मतलब क्या है? पोस्चर खुद को कैरी करने का एक तरीका है कि आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, आपकी बॉडी का उस टाइम में बैलेंस कैसा है, दैट डिफाइंस योर पोस्चर। और अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो उसमें कोई कॉन्जेनाइटल इशू होगा। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ इशू होगा, या फिर आपके डेली रूटीन लाइफस्टाइल की वजह से उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ चुकी होगी। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसमें हम नॉक नी की बात करेंगे, हम बाउ लेग्स की बात करेंगे, हम फ्लैट फुट की बात करेंगे, राउंड शोल्डर्स की बात करेंगे, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, इन तीनों की बात करेंगे। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है और इनके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, हम कुछ योगासनास देखेंगे जिनके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स। तो फीमेल की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वी हैड टू डील विद सम फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। उन्हें बताने पड़ेंगे कि अगर हम फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं तो इससे उन्हें फिजिकली क्या बेनिफिट होगा, उनके बॉडी फंक्शन में कितने चेंजेस आएंगे, और सोशल लेवल पे उनको इन चीजों के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देन स्पेशल कंसिडरेशन में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक, फीमेल की लाइफ के दौरान जब उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके शुरुआत को क्या कहा जाता है? जब उसे 11-12 साल की उम्र में पहले बार मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग आनी है, और 45 के बाद कभी ना कभी वो प्रोसेस बंद होना होता है, उसे क्या कहा जाएगा? इन बिटवीन साइकिल उसे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी चीजें स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर डिस्कस होंगी। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए, मेनार्क, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इन सभी टर्मिनोलॉजीज की चैप्टर के दौरान बात होगी। देन फीमेल एथलीट ट्रायड, यानी कि वो 3 समस्याएं जो फीमेल को स्पोर्ट्स से कनेक्ट होने से रोकती हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैसे उन चीजों को काउंटर करना है, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ये चैप्टर का एक साइनॉप्सिस हो गया। मैं इसमें सबसे पहले टॉपिक पे बात करता हूं, दैट इज एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। यानी इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे WHO ने अलग अलग एज ग्रुप के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस रिकमेंड की है। और जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसमें खास चीज क्या है, पहले मुझे ये देखना होगा WHO ने एज ग्रुप बना कौन से रखे हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ फालतू की स्लाइड्स हो जाएंगी।
Okay. 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 So, exercises guidelines of WHO for different age groups. सबसे पहले stages of the growth and development. WHO ने पूरी ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन को कितने हिस्सों में बांटा है, उन हिस्सों के हिसाब से हम पॉपुलेशन में एज ग्रुप्स बना देंगे। सबसे पहली एज है इन्फेंसी, दैट इज 0 to 2 years। जब बचपन की स्टेज होती है, मतलब बर्थ से लेके वो फेज जिसमें वो चलना फिरना और बोलना ही सीख रहा है, दैट इज इन्फेंसी। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 सालों का होता है, उसके बाद में मिडिल चाइल्डहुड जो कि 7 से 10 सालों का है, लेट चाइल्डहुड जो कि 11 से 12 साल की उम्र के बीच का है, एडोलेसेंट पीरियड जब रिप्रोडक्टिव हार्मोन शुरू होंगे, दैट इज 13 to 19 years, adulthood that is 19 to 60 years and old years that is 60 above। ये वो एज ग्रुप हैं जो WHO ने डिफाइन कर रखे हैं और इनके हर एक ग्रुप की अलग अलग एक्सरसाइजेज रिकमेंडेशन आएगा। चलिए उसके एनालिसिस में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत छोटी उम्र के अंदर हम 3 एज ग्रुप्स फर्दर डिफाइन करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जब वो बच्चा पैदा हुआ, पहले 2 महीने में तो अल्ट्रा सेंसिटिव टाइम चल रहा है, जिस दौरान बच्चा दबा के सोता है। उस दौरान उससे कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी करना, एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी मानी जाती है। उसे सोने दीजिए, उसे ग्रो करने दीजिए। तो दैट फेज इज कॉल्ड एज अ न्यूबॉर्न फेज। उसके बाद में 2 मंथ से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा सीधा बैठना सीखता है और प्रोबेबली वो थोड़ा बहुत बोलना और थोड़ा बहुत चलना सीखने की कोशिश, इवन खड़े होकर बैलेंस बनाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देन द थिंग इज कॉल्ड एज टॉडलर। टॉडलर में जो एज ग्रुप है वो 1 से 4 साल का है, जिसमें बच्चा ढंग से चलना फिरना, भागना और छोटे मोटे टॉयज के साथ खेलना, ये सब चीजें स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले इन्फेंसी यानी कि 0 से 2 साल तक के बच्चे को कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करवाना रिकमेंडेबल होता है। सबसे पहले एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल, सिटिंग एंड क्रॉलिंग। बच्चे को पहले अपना सिर संभालना सीखना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले वो लगातार लेटी हुई पोजीशन में होता है। जब वो इरेक्ट बैठना स्टार्ट करता है, उसे गोदी में लिया जाता है, तो उसका हेड स्वर्ल करता है, कभी आगे गिरता है कभी पीछे, तो हाथ लगा के उसके हेड को सपोर्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। उसे हेड बैलेंसिंग सीखना होगा, उसे सीधा बैठना सीखना होगा, क्योंकि इनिशियली तो वो बैठते ही साइड पे गिर जाता है। देन उसे जमीन पे उल्टा लेटा दिया जाता है। रिकमेंडेबल ये है कि नीचे कुछ ऐसे मैट्स वगैरह यूज किए जाएं जिससे उसके सिर टकराने, या कई बार क्या होता है कि हाथ पे फोकस प्रॉपरली नहीं बन पाता और बच्चा नीचे मुंह के बल गिरता है। क्रॉल करते टाइम नीचे मैट वगैरह बिछा हो, कोई सॉफ्ट गद्दे वगैरह बिछा रखे हो, दैट इज प्योरली रिकमेंडेबल। देन ग्रॉस मोटर एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड। ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, मोटर एक्टिविटीज का मतलब है जिसमें मसल्स काम करेंगी। ग्रॉस एंड फाइन 2 कैटेगरीज होती हैं। फाइन वो मोटर एक्टिविटीज है जिनमें स्मॉल मसल्स का यूज किया जाएगा, जैसे कि लिखने के दौरान मैं सिर्फ उंगलियों की मसल्स का यूज कर रहा हूं। उसके बाद में बटन लगाना है, इस दौरान सिर्फ उंगलियों की मसल्स का यूज किया जा रहा है। वो एक्टिविटीज जिनमें स्मॉल मसल्स का यूज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइन मोटर एक्टिविटीज। और अगर ग्रॉस की बात करें, ग्रॉस में बड़ी मसल्स का यूज होगा। ग्रॉस के अंदर स्पेसिफिकली चलना फिरना हो जाता है, भागना दौड़ना हो जाता है, जंप करना हो जाता है, किकिंग करना हो जाता है। ये सब ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज होती हैं। तो यहां पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड। यानी बच्चे को कहिए कि वो कोई बॉल लेके, कपड़े की बॉल लेके उसको कैच करने की कोशिश करे, उसको किक करने की कोशिश करे, क्योंकि हल्का फुल्का चलना फिरना वो सीख गया। मान लीजिए वो चलना नहीं सीखा, वो बैठा है, आप उसकी तरफ बॉल को रोल कर दे, वो उस बॉल को कैप्चर कर ले, इतना बहुत है। देन एक्सरसाइज फॉर मूविंग आर्म्स, लेग्स, रीचिंग टू द ऑब्जेक्ट। थोड़े से डिस्टेंस पे कोई चीज रख दीजिए, बच्चा क्रॉल करता हुआ उस तक पहुंचे, एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा उसकी आर्म सुबह उठते ही हल्का फुल्का आर्म्स मूव करना, थोड़ा बहुत लेग्स मूव करना, ऐसी एक्सरसाइजेज रिकमेंडेबल है। एक्सरसाइजेज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग और किकिंग अ बॉल, ये वही हो गई जो कि ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है। ठीक,
उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास फेज, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए है। देन एक्सरसाइज टू डेवलप कॉम्पिटेंस इन मूवमेंट स्किल्स। मूवमेंट स्किल में कॉम्पिटेंस का मतलब है चलते फिरते टाइम बगैर एरर के एक्ट कर जाना। जैसे इससे पहले वाली एज ग्रुप के अंदर क्या था, जब बच्चा चलेगा तब वो गिरेगा, जब बच्चा बैठेगा तब वो गिरेगा, क्योंकि वो चीजें प्राइमरी लेवल पे सीख रहा है। लेकिन यहां पे हल्की सी एक्यूरेसी बढ़ा दी जाती है, यानी जब वो मूवमेंट कर रहा है एरर मिनिमम हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। अब उसे चलते फिरते गिरना नहीं है, अब उसे क्रॉल करते ना, वैसे तो क्रॉलिंग खत्म है, पर फिर भी अगर वो क्रॉल करता है, इससे अच्छी एक्सरसाइजेज हो जाएगी, तो इस दौरान उसे हेड इंजरी जैसे इश्यूज नहीं आने चाहिए। मूवमेंट करना बट विदाउट और विद मिनिमम चांसेस ऑफ एरर और इंजरी, दैट इज कॉम्पिटेंस इन मूवमेंट स्किल्स। देन एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन नॉट ऑन कंपटीशन। अब बच्चे को कहिए कि वो पार्टिसिपेट करे, जैसे छोटी मोटी रेस हो गई गली के बच्चों की, उसमें फर्स्ट आना शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, बस पार्टिसिपेट कीजिए, आप उसे एंगेज कीजिए एक्टिविटीज के अंदर, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। इतनी छोटी उम्र में कॉम्पिटेंस डेवलप करना, बच्चे कई बार जेलसी खाना शुरू कर जाते हैं, उन्हें अभी समझ नहीं होती है इतनी, तो ऐसे में रिकमेंडेबल ये है कि आप उसे फर्स्ट आना सेकंड आना इन चीजों के लिए नहीं, आप सिर्फ उसे कहिए कि तुम इसमें इंटरैक्ट करो, तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, तुम्हें इतने में ही रिवार्ड मिल जाएगा। पनिशमेंट रिवॉर्ड सिस्टम चलता है इस एज के अंदर। बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उसे रिवार्ड कीजिए। जरूरी नहीं है आप उसे हर बार पूछे कि तू फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, जरूरी नहीं है। देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल, जैसे कि उंगलियों को चलाना हो जाता है, पैरों की मूवमेंट हो जाती है, हल्का फुल्का सिर की मूवमेंट हो जाती है, इसमें चलना फिरना ऐड नहीं किया जाता है। लिखना हो जाता है, बटन लगाना हो जाता है, वो सारी एक्टिविटीज जिनमें छोटी मसल्स का यूज हो, अब वो बढ़ानी है। देन मिनिमम 1 आवर रेगुलर मीडियम एक्सरसाइज, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज नहीं, हल्का फुल्का किसी चीज पे लटक गए, हल्का फुल्का भाग लिया, 1 घंटा मिनिमम एक्सरसाइज, ये जरूरी है। देन रिक्रिएटिव एंड एंजॉयबल मेथड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, उन्हें कुछ टॉयज लाके दीजिए, उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिनसे ऐसा ना हो कि बच्चा बोरियत ले, उसे एंजॉयमेंट आना चाहिए। अगर वो एंजॉय करता है तो वो इन फ्यूचर जो आगे की लाइफ आ रही है उसमें भी स्पोर्ट्स के लिए कनेक्टेड रहेगा। देन क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट का मतलब इंश्योर कीजिए आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, जमीन पे अच्छे खासे गद्दे बिछे हुए हैं, इंजरी के चांसेस मिनिमम हो, ताकि बच्चे में कोई फियर फैक्टर या कोई फोबिया डेवलप ना हो जाए कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो मुझे चोट लग जाती है। देन अर्ली चाइल्डहुड के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज मिडिल चाइल्डहुड। एज ग्रुप क्या है, दैट इज 7 to 10 ईयर्स। इस दौरान बच्चे ने डेवलप करनी है दोनों मोटर स्किल्स, फाइन एंड ग्रॉस, स्मॉल मसल्स एंड लार्ज मसल, दोनों वाली एक्टिविटीज को उसने इंप्रूव करना है। एक्सरसाइजेस टू बिल्ड एंड इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन स्किल्स, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसी हिसाब से तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाम एक्ट कर रहे हैं। वो आजकल आता है कि एक तरफ हैंड खुला हुआ होना चाहिए, एक तरफ हैंड बंद होना चाहिए, फिर मतलब ऐसे करके फिर उसको ऐसे करना, और इस तरीके की ये जो एक्टिविटीज होती है, यू नो सम सॉर्ट ऑफ दैट एक्सरसाइजेज। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो गलियों में छोड़ दिया जाता था, जाओ जाके जैसी भी एक्सरसाइज कर लो। तो कोऑर्डिनेशन डेवलप करने वाली साइकिल एक्सरसाइज स्किल्स। देन exercises to develop synchronize the movement of body parts की सिंक्रोनी। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा राइट हैंड आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा लेफ्ट लेग भी आगे की तरफ जाएगा। ऐसे थोड़े ना कि जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड आगे जा रहा है और साथ में राइट लेग भी आगे जा रही है, दैट विल बी रियली ऑकवर्ड। सिंक्रोनी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स, यानी कि ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना जिससे बच्चा थोड़ा बहुत ग्रुप के अंदर खेलना सीखे और उसमें थोड़ा सा कंपटीशन की भावना आनी स्टार्ट हो जाए। देन
लेटर चाइल्डहुड यानी कि 11 से 12 साल के बच्चे को कौन कौन सी इन चीजों के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एक्सरसाइज टू डेवलप बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। अब आ गए हैं हम बॉडी कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पे। एक्टिविटीज रिलेटेड टू एंड्योरेंस शुड बी अवॉइडेड। लंबी दौड़ अवॉइडेबल रहेगी। ऐसे में बच्चे का क्या है कि इतनी एज तक लंग्स की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है कि अब स्टैमिना बिल्डिंग पे काम करना शुरू कर जाए। मसल फाइबर उस हिसाब के होते ही नहीं है। इतनी छोटी उम्र में शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेस ही बेटर रहती है। तो स्टैमिना बिल्डिंग अभी अवॉइड कीजिए। टीम गेम्स, ऑर्गेनाइज गेम्स, ताकि बच्चे में सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप करे। टीम्स बांट दीजिए, 2 टीम्स को आपस में compete करने के लिए कहिए ताकि बच्चे में कॉम्पिटेंस की भावना आए। देन टीच बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज फेयर प्ले और सिंपल स्ट्रेटजीज। बच्चे को साथ ही साथ डिक्टेट करते रहिए कि ऐसा करने से तुम्हारा रिजल्ट और इंप्रूव हो सकता है, और साथ में उसे बाय हुक और बाय क्रुक कभी मत सिखाइए कि जैसे भी हो हमें तो फर्स्ट आना है चाहे किसी और का नुकसान हो जाए। बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को फेयर प्ले सिखाइए कि जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर खेल की भावना बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। देन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। हल्का फुल्का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट कराइए, उसे अहमियत समझाइए इन चीजों की कि ट्रेन करना कितना जरूरी है। आप लगातार ट्रेनिंग करते हैं तो ही आप एक्चुअल स्पोर्ट के लिए रेडी होते हैं। तो आगे है अडोलेसेंट एज, यानी कि 13 से 18 साल की उम्र। जब रिप्रोडक्टिव हार्मोन स्टार्ट हो गए हैं, बॉडी में मेजर चेंजेस आते हैं, तो एक्सरसाइजेस में भी मेजर चेंज आनी चाहिए। तो इसमें मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी मीडियम टर्म एक्टिविटी से लेके हार्डकोर इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम 60 मिनट से लेके 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, कम से कम इतना वर्कआउट जरूरी है। मसल की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि अब मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मेल में टेस्टोस्टेरोन आना शुरू हो गया, फीमेल में एस्ट्रोजन आना स्टार्ट हुआ है, मसल बिल्डिंग हो रही है। और ऐसे में मसल जब नया बनता है उसको स्ट्रेंथन अप करना भी बहुत जरूरी है। देन ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है हफ्ते में कम से कम 3 बार होना जरूरी है। बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज बाय वेट ट्रेनिंग, डंबल्स होते हैं, इसके अलावा पुशअप पुलअप्स वगैरह होते हैं, तो इससे बोन स्ट्रेंथनिंग आती है। रनिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा फॉर स्टेमिना बिल्डिंग। अब आ जाइए स्टेमिना पे। इससे पहले रिकमेंडेबल नहीं था, अब उसे लॉन्ग ड्यूरेशन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए खुद को रेडी करना है। स्टेमिना बिल्डिंग जरूरी है, तो इसके लिए मैराथन रनिंग हो जाता है, एक बड़ा 100 मीटर का ट्रैक, 200 मीटर का ट्रैक, उसके मल्टीपल चक्कर लगाना, ये सब रिकमेंडेबल रहेगा। देन आ गया एडल्टहुड, यानी कि 19 से लेकर 60 साल की उम्र। इस दौरान रोजाना मॉडरेट इंटेंसिटी पे काम कीजिए। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो पहले 3 बार हो रही थी हफ्ते में, अब उसे 2 बार कर दीजिए। बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कीजिए, देन रनिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा फॉर द स्टैमिना बिल्डिंग। बस ये है कि अब मसल जो बनना थी वो बन चुकी है, उन्हें मेंटेन करना है। उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से एग्जैजरेट करने की कोशिश मत कीजिए। हम रूटीन फिटनेस बनाने की बात कर रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, देन आता है ओल्ड एज, जब आपकी बॉडी में मसल्स मरती ज्यादा है, नई बहुत कम बनती है। एज ऑफ डीजेनरेसी है ये। इस दौरान एटलीस्ट 5 days ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, लाइट जंप। लाइट जंप तो रिकमेंडेबल नहीं है यार 60 के बाद, क्योंकि जंप करते हुए इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो बुजुर्गों को तो कहा जाता है हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉक पे तो जरूर जाइए। इट शुड बी डन फॉर अबव 45 to 60 minutes. These actions should be done over a period of 10 minutes. Exaggerate मत कीजिए। लंबा स्टेमिना एंड्योरेंस बनाने को कोई नहीं कह रहा है। 10 मिनट कीजिए, सांस लीजिए कुछ देर, फिर से 10 मिनट कीजिए, ये रिकमेंडेबल रहेगा। देन दोज हु आर मोर एक्टिव देन एन एल्डरली मैच्योर, दे शुड डू मोर देन 30 मिनट्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ एक्टिविटी। अगर आपकी पहले आदतें अच्छी रही हुई, आपका खाना पीना अच्छा था, आपकी मसल बिल्डअप अच्छा है, तो आप जो एडल्टहुड वाली एक्सरसाइजेज हैं दिन में 30 मिनट तक कर सकते हैं। ओके, इसमें क्लाइंबिंग स्टेयर्स, रनिंग एक्सेट्रा हो जाता है। तो ये वो सारे टॉपिक थे
ये वो सारी चीजें थी जो WHO ने अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रिकमेंड कर रखी हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने नोट्स बना लीजिएगा, जब भी मैं बोर्ड से साइड पे हुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।